हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपकी प्रिपरेशन कराने में हेल्प करूंगी, तो मैं हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए। तो ये आपका सबसे पहला कोड है MZO001। इसका हर एक चैप्टर का मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आंसर्स के साथ वीडियो चाहिए या सिर्फ बिना आंसर्स के चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। तो आप में से काफी सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि उनको आंसर्स के साथ चाहिए, तो मैं आंसर्स के साथ ही लेकर आई हूँ। बट उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनको बिना आंसर्स की चाहिए, ताकि वो खुद से प्रिपेयर कर सकें। तो बिना आंसर्स की भी मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड डाल दूंगी क्वेश्चन का, वो खुद से प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम अपनी आंसर्स के साथ। तो ये आपका कोड है MZO001। हर एक चैप्टर को हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए और आप आसानी से 45 मार्क्स गेन कर सकें आउट ऑफ 50। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से, एक्सप्लेन द फ्लूइड मॉसेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। क्या है, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, 1 से 2 बार रिपीट कीजिए कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि आपको फ्लूइड मॉसेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन करना है, या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बता सकते हैं। तो दोनों ही एक चीज है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके फंक्शन भी लिखना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, फंक्शंस भी लिखना है, स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आप जितने नंबर का क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आप आंसर अपना लिखने की कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर का है तो शॉर्ट में आंसर खत्म कर दो, ज्यादा का है 5 नंबर का तो आसानी से थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स में लिखो, और 10 नंबर का है तो और भी ज़्यादा वर्ड्स में लिखो। तो ठीक है, नंबर देख लीजिएगा फिर लिखिएगा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर भी 5 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर्स ये बताऊंगी, ताकि आपके अगर लॉन्ग आंसर्स में आए तो आप आसानी से लिख सकें। और इसमें जो भी अंदर इन डीप होगा उसमें से अगर 1-1 नंबर का भी क्वेश्चन बने तो आपको आसानी से पता हो कि क्या वर्ड्स थे या क्या कुछ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका आपको क्या लिखना है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या फिर फ्लूइड मॉसेक मॉडल या फिर उसके फंक्शन, या नहीं उसके फंक्शन भी लिखने हैं साथ ही साथ। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द फ्लूइड मॉसेक मॉडल इज अ की कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक फ्लूइड मॉसेक मॉडल है, वही आपका एक की कॉन्सेप्ट है जो पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इमेजिन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ डायनेमिक एवर चेंजिंग सी वेयर वेरियस कंपोनेंट फ्लोट्स एंड मूव फ्रीली। आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उसको इमेजिन करके देखिए कि वो एक सी की तरह है, एक समुद्र की तरह है, और उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करते हैं। इंट्रिकल प्रोटीन हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीजें मूव करती रहती हैं उसमें। दिस मॉडल हाईलाइट्स 2 मेन फीचर्स, फ्लूइडिटी एंड मॉसेक नेचर। ठीक है, इस मॉडल के अंदर 2 चीज को मेनली हाईलाइट करती है उस फीचर को। वो कौन सा है, फ्लूइडिटी और मॉसेक मॉडल, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में नहीं दिए, उससे आगे दिए हुए हैं। तो आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि इसको आप लॉन्ग आंसर्स में भी लिख सकें। ठीक है, फर्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइडिटी। सबसे पहले हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सबसे पहले आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। दीज फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड दैट फेस आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल दैट फेस इनवर्ड। सबसे पहले आपको पता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। साथ ही साथ जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसकी एक टेल होती है और हेड होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि टेल हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। तो आप याद रखिएगा, टेल आपकी अंदर की साइड होती है, इनसाइड है, और ये पानी से डर लगता है, तो पानी अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो ये अंदर की साइड है, तो हाइड्रोफोबिक है। फोबिया मींस डर लग रहा है उसको, हाइड्रो मींस पानी, पानी से डर लग रहा है, तो उसकी जो टेल होगी वो अंदर की साइड होगी। तो हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की साइड होती है और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की साइड होता है। ठीक है, क्रिएटिंग अ बैरियर दैट सेलेक्टिवली अलाउ सब्सटेंस टू एंटर और एग्जिट द सेल। ठीक है, तो ये एक बैरियर की तरह बना लेती है जिससे सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को अंदर या बाहर भेजा जा सके। मतलब हर एक चीज़, हर एक सब्सटेंस इसके अंदर नहीं जा सकता, ना ही उनकी परमिशन के बिना कोई बाहर जा सकता है, जब तक ये परमिशन ना दे कि हाँ आप अंदर आ जाओ या आप बाहर चले जाओ। ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन मीन्स दैट दीज फॉस्फोलिपिड्स कैन शिफ्ट एंड रीअरेंज अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवेबिलिटी। क्या है, जो इसका फ्लूइड नेचर होता है वो इसको अलाउ करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कि ये इस तरीके से अरेंज हो कि फ्लेक्सिबल भी रहे और मूवेबल भी रहे। दिस इज क्रूशियल फॉर प्रोसेस लाइक सेल डिवीजन एंड मूवमेंट। ये जो फ्लूइडिटी है ये क्रूशियल प्रोसेस है इसके अंदर, जो कि हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर और मूवमेंट के अंदर भी। ठीक है, तो फ्लूइडिटी पता चल गई आपको। नाउ ऑन टू द मॉसेक एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स। ठीक है, एम्बेडेड विद इन देयर बाइलेयर आर प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मॉलिक्यूल। जो की बाइलेयर होती है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं, मतलब फंसे हुए होते हैं ऐसे टाइप के। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया या कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये बाइलेयर के अंदर ऐसे बाइलेयर होती है, ऐसे ऐसे फंसे रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो बीच में होगा उसको इंट्रिकल प्रोटीन बोल देंगे, जो साइड में होगा थोड़ा सा अटैच्ड उसको पेरिफेरल प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, these proteins serves various functions. Some act as receptor for signaling, other facilitate transport across the membrane, and some provide structural support. Cholesterol moves help maintain membrane fluidity. तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो आपके प्रोटीन्स हैं वो कुछ वेरियस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर कुछ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं ताकि वो किसी भी चीज़ को पकड़ के आगे तक ट्रांसपोर्ट कर सके, वो भी काम करते हैं, और स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करके देते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हेल्प मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं वो मेंटेन करता है कि उसकी फ्लूइडिटी बनी रहे, प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड और टू फ्लूइड। और उसको प्रिवेंट करके रखता है, बचा के रखता है कि वो ज़्यादा रिजिड ना हो जाए, ज़्यादा कड़क टाइप की ना बन जाए, और ज़्यादा ही फ्लूइडिटी भी ना रहे, ज़्यादा फ्लूइडिटी ना हो, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द प्रोटीन्स और लिपिड्स प्ले की रोल इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें अटैच्ड हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स के साथ एक की रोल प्ले करते हैं कि वो सेल को रिकॉग्नाइज कर सके और कम्युनिकेट कर सके।
सो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने अभी स्ट्रक्चर देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन आप लिखेंगे। इट एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव बैरियर मेंटेनिंग द इंटीग्रल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल व्हाइल कंट्रोलिंग व्हाट एंटर्स और एग्जिट्स। क्या है, सबसे पहला फंक्शन है इसका कि ये प्रोटेक्ट करके रखती है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह होती है, ठीक है, और जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको भी मेंटेन करके रखती है, और साथ ही साथ ये कंट्रोल करती है कि इसके अंदर जाएगा कौन और इसके बाहर कौन जाएगा, ठीक है। It facilitates communication between cells through signaling molecules. Additionally, it plays a vital role in transporting nutrients and water waste. इसका एक ये रोल भी होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर सके न्यूट्रिशंस को और वेस्ट को भी बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल हो गया और उसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, बट इनका अगर आंसर हम देखें तो तीनों का आंसर एक ही निकल के आएगा। तो मैंने 3 इसलिए अलग अलग लिख दिए हैं कि अगर आपको घुमा फिरा के पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आंसर आने क्या वाला है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में लिखने के लिए तो भी यही लिखेंगे आप। अगर आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है तो भी आप यही लिखेंगे। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का कैसे हुआ तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर एसेंशियल ऑर्गेनल फाउंड इन द नियरली ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऑर्गेनल है जो कि हर एक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी विच इज अ एनर्जी करेंसी टू द सेल। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये एटीपी को बनाए, जिसको एडिनो ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी को बनाता है, एटीपी क्या है, एक टाइप की इसकी करेंसी है, सेल की करेंसी है, उसको बनाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ये एटीपी को बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कन्वर्ट न्यूट्रिशंस इनटू एनर्जी फ्यूलिंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन टू द ब्रेन एक्टिविटी। विदाउट द माइटोकॉन्ड्रिया आवर सेल्स वुड स्ट्रगल टू परफॉर्म इवन द मोस्ट बेसिक फंक्शंस। क्या है, अगर हमारी बॉडी के अंदर या फिर यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कोई भी बेसिक से फंक्शंस भी हमारी जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो कि एक एनर्जी करेंसी है सेल के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो उसको। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है कि वो सारी की सारी पावर दे रहा है कि तुम्हें अब ये चलाना है इस पावर से, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी बोलते हैं। द ओरिजिन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट माइटोकॉन्ड्रिया वर वंस इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, थिंक बैक्टीरिया, दैट enters into the symbiotic relationship with ancestral eukaryotic cells over a billion of years ago। क्या है, हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं अब, जिसमें क्या बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता था, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। तो ये एक प्रोकैरियोटिक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। थिंक अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की तरह था ये, दैट एंटर्स इनटू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एंसेस्ट्रल यूकेरियोटिक सेल। इसने क्या किया, जब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था एक बैक्टीरिया की तरह, इसने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया अपने एक एंसेस्ट्रल यूकेरियोटिक सेल्स के साथ, ठीक है। उसमें इसमें ने क्या किया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के मतलब कि ये यूकेरियोटिक सेल को अपना कुछ एनर्जी या कुछ भी चीज़ दे रहा है और बदले में यूकेरियोटिक सेल इसको कुछ दे रहा है, तो दोनों का ही बेनिफिट्स है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा रिलेशन इन्होंने बनाया। इंस्टेड ऑफ बीइंग डाइजेस्टेड दीज बैक्टीरिया प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट एनर्जी एडवांटेज टू देयर होस्ट, इन रिटर्न दे रिसीव प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशंस। क्या है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ने, जब ये बैक्टीरिया था यूकेरियोटिक सेल था, इसने इंजेस्ट नहीं किया माइटोकॉन्ड्रिया को, बल्कि इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के इसको प्रोटेक्शन दिया, न्यूट्रिशन दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको एनर्जी दी, वही एटीपी दिया, तो ये एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनल बन गया। दिस रिलेशनशिप वर सो बेनिफिशियल दैट ओवर टाइम दीज बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन व्हाट वी नाउ नो एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इसका रिलेशनशिप चला, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चला इसके साथ, वो बहुत बेनिफिशियल था और उसी बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ और उसी को आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। दे इवन हैव देयर ओन डीएनए which is distinct from nuclear DNA of the cell, providing further advanced evidence of their independent origin। कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन इसका हुआ है, इसके लिए एक एविडेंस ये भी मिलता है इसके अंदर कि इसका खुद का अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस का तो होता ही है, बट उसके अलावा भी इसका खुद का डीएनए है, यही दर्शाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन हुआ है इसका, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, द एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट सेल शेयर अ सिमिलर थ्योरी दैट ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या था, बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाया और उसके साथ मर्ज हो गया, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की भी यही थ्योरी है कि उसने भी एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया और इवॉल्व हुआ और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल बन गया, ठीक है। तो ये इसकी सिम्बायोटिक थ्योरी हो गई, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको लास्ट थ्योरी में पता चल गया होगा कि उनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट डीएनए है, इसलिए बोलते हैं, बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी आप आंसर में देख लीजिएगा, अभी क्या क्या इसमें बताती हूँ मैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफन रेफर टू एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। फर्स्ट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए, सबसे पहले तो उनका खुद का डीएनए है। अनलाइक द डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए सर्कुलर एंड रिजेंबल टू द बैक्टीरियल डीएनए। क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका डीएनए होने के बावजूद भी इन दोनों का खुद का एक इंडिपेंडेंट डीएनए होता है, एक सर्कुलर, जो कि एक बैक्टीरिया के डीएनए से रिजेंबल करता है बिल्कुल। दिस यूनिक फीचर सजेस्ट दैट दे वर वंस इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स इनटू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल
नोन एज एंडोसिम्बायसिस। जो मैंने लास्ट आपको थ्योरी बताई वही सेम आप इसमें लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा आपको। क्या है ये, इसको दर्शाता है कि ये कभी एक टाइम पे एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने एंडोसिम्बायसिस किया और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के एक अपना इंडिपेंडेंट डीएनए क्रिएट कर लिया। बट व्हाट डज सेमी ऑटोनोमस रियली मीन? पर आपको पता होना चाहिए जो सेमी ऑटोनोमस का मतलब है उसका मतलब एग्जैक्ट है क्या। इट मीन्स दैट व्हाइल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल, दे स्टिल रिले ऑन द सेल फॉर मेनी फंक्शंस। क्या है इसका मतलब ये है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का भी डीएनए है तब भी वो सेल के डीएनए पे निर्भर रहेगा। सारे के सारे फंक्शन खुद के डीएनए से परफॉर्म नहीं कर सकता वो, उसको फिर भी सेल के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ फंक्शंस के लिए। दे हैव द मैकेनरी टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स बट दे कांट मेक एवरीथिंग दे नीड। क्या है, खुद से ये कुछ ना कुछ प्रोटीन्स तो बना सकते हैं अपने डीएनए से, बट हर एक चीज नहीं बना सकते जो भी इसको चाहिए, उसके लिए इसको सेल के डीएनए का हेल्प लेना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शंस आर एनकोडेड बाय न्यूक्लियस डीएनए एंड इंपॉर्टेंट फॉर द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस डीएनए से डीएनए है उसको एनकोड करके ही इनका बाकी काम हो सकता है। ठीक है, नाउ देयर फंक्शंस, इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे जनरेट एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन। सेल क्लोरोप्लास्ट ऑन द अदर हैंड आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्लांट। बोथ प्रोसेस आर वाइटल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वो एटीपी जनरेट करेगा जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाएगा वो। क्लोरोप्लास्ट का भी सेम ही काम होता है पर वो प्लांट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है और मतलब सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दोनों का काम यही है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अनदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स इज देयर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दूसरा क्या चौंकाने की बात है कि दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन है। दिस फीचर नॉट ओनली सपोर्ट्स देयर सेमी ऑटोनोमस नेचर बट आल्सो हिंट दैट देयर इवोल्यूशनरी पास्ट। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन कंपोनेंट that resemble those found in the prokaryotes, reinforcing the idea that these organisms were once free living bacteria। क्या है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और जो इसको बताता है कि ये सेमी ऑटोनोमस नेचर है और साथ ही साथ ये हिंट भी देता है कि इसका इवोल्यूशनरी पास्ट क्या रहा होगा, जो कि हमें पता ही है कि ये एक टाइम पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उसी से रिजेंबल करता है इनका स्ट्रक्चर और फ्री लिविंग बैक्टीरिया की तरह इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है तो आएगा जरूर, आप देख लेना, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। तो जब भी आपको डिफरेंशिएट लिखने के लिए आए, जो कि आता ही है, तो उसमें आप इस तरीके से मत लिखिएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है। लिखना यही है, मतलब इस तरीके से कॉपी में नहीं लिखना। जो आपकी शीट होगी, शीट को दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से। यहाँ जैसे पेरेन्काइमा कॉलन काइमा दिया हुआ है, या स्क्लेरन काइमा, दो आएंगे। पेरेन्काइमा यहाँ लिखेंगे आप, कॉलन काइमा यहाँ लिखेंगे, फिर पेरेन्काइमा का एक डिफरेंस, कॉलन काइमा का एक डिफरेंस, फिर पेरेन्काइमा का एक डिफरेंस, फिर कॉलन काइमा का एक डिफरेंस। तो इस तरीके से टीचर को साफ साफ दिखता है कि बच्चे ने लिखा क्या है और आसानी से नंबर मिलते हैं। और इतना लंबा ऐसे इस तरीके से लिखेंगे ना तो नहीं मिल पाएगा। बट मैं ये पीडीएफ बना रही थी, उसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था बनाने का, इस वजह से मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको लर्न करना जरूर आएगा ये। Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, these three types of cells each play unique role in the plant structure and function। ये तीनों के तीनों एक साथ बता रही हूँ, बट आएगा दो के बारे में लिखने के लिए, चाहे वो collenchyma sclerenchyma हो या parenchyma sclerenchyma हो या फिर इनमें से कोई भी हो। ठीक है, तीनों के तीनों यूनिक सेल हैं जो कि यूनिक रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी इनके अलग अलग है। सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स, दे आर टिपिकली थिन वॉल्ड एंड फ्लेक्सिबल, मेकिंग देम ग्रेट फॉर स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड टिश्यू रिपेयर। जो ये पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, पतली वॉल होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी मुड़ सकते हैं, मेकिंग देम ग्रेट स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड टिश्यू रिपेयर। इनका स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह होती है इनके अंदर कि स्टोरेज हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों का, फोटोसिंथेसिस के लिए भी बढ़िया है ये, और टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। इट फाउंड इन फ्रूट्स, लीव्स एंड इवन इन दी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। ये फ्रूट में भी पाए जाते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, लीव्स में भी, और साथ ही साथ जो सॉफ्ट पार्ट स्टेम्स के होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। देयर एबिलिटी टू डिवाइड मीन्स दे आर क्रूशियल फॉर हीलिंग एंड रीजनरेशन। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकते हैं और यही इसको दर्शाता है कि इनके अंदर हीलिंग और रीजनरेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। नेक्स्ट है collenchyma cells. These are the support specialists. They have thick cell wall compared to the parenchyma but remain flexible. पेरेन्काइमा की जो वॉल थी वो थिन थी, पतली थी, बट इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। तो एक डिफरेंस हो गया, पर ये फ्लेक्सिबल होती है, वो भी फ्लेक्सिबल होती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ यंग स्टेम एंड लीव टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। क्या है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसको यंग स्टेम में पाई जाती है और लीव्स में, वो इसको हेल्प करती है कि बिना टूटे ये बेंड हो सके, मुड़ सके। collenchyma produced structural support while still allowing the growth, perfect for those टेंडर शूट। क्या ये ग्रोथ के लिए भी अलाउ करती है और सपोर्ट भी प्रदान करती है, ग्रोथ फिर भी उसकी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। दीज आर दी टफ विद रिजिड सेल वॉल दैट आर ऑफन लिग्निफाइड। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जो स्क्लेरेन्काइमा सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है रिजिड होती है, बिल्कुल टफ होती है। ठीक है, और एक लिग्निफाइड की तरह होती है ये, जो कि प्रदान करती है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट को पूरे के पूरे प्लांट को। यू विल फाइंड देम इन हार्ड टिश्यू लाइक सीड, कोट और नट शेल। जो स्क्लेरेन्काइमा सेल हैं वो हार्ड टिश्यू में पाए जाते हैं, जिसकी आपका सीड हो गया या फिर नट शेल हो गए, उसके अंदर पाया जाता है। दे कम इन टू टाइप्स फाइबर्स विच आर लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड सिलेंड्रियट्स विच आर शॉर्टर एंड मोर वेरिएबल इन शेप। ये डिफरेंट टाइप की शेप में पाए जाते हैं,
ठीक है, लॉन्ग भी हो सकते हैं, सिलेंडर शेप में भी हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग शेप होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिथेलियल, फिब्रोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट सेल, इनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। दीज थ्री इंपॉर्टेंट सेल्स टाइप इन आवर बॉडी, एपिथेलियल सेल, फिब्रोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। जो आपने अभी सेल्स पढ़े कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, वो थे प्लांट के, जबकि ये आपके फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल हैं, ये आपकी खुद की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, सबसे पहले एपिथेलियल सेल के देख सकते हैं। दीज सेल्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। जो ये एपिथेलियल सेल होते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारी बॉडी के ऊपर बना के रखते हैं। दे लाइन ऑर्गन कैविटीज एंड सरफेस, एक्टिंग एज अ बैरियर अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड हेल्पिंग इन अब्सॉर्बिंग एंड सिक्रीशंस। ये जो हमारी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसकी लाइनिंग के अंदर पाए जाते हैं, कैविटीज के अंदर, उसके सरफेस पे पाए जाते हैं, और एक बैरियर की तरह काम करते हैं कि कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले यही उससे डिफेंस करेंगे। ठीक है, और हेल्प करते हैं कि ये कोई भी सिक्रीशंस हो रहे हैं वहाँ पे तो उसको ऑब्जॉर्व कर सकें। थिंक ऑफ देम एज अ बॉडी फर्स्ट लाइन डिफेंस। इनको एक बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह सोचो कि ये सबसे ऊपर है, उसके बाद अगर कोई भी पैथोजन इसके ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले यही उस पर हमला करेगी और बॉडी को बचाएगी। एपिथेलियल सेल आर टाइटली पैक्ड एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस शेप्स, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलम, ईच सूटेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी आपके डिफरेंट टाइप के शेप्स में पाए जाते हैं और हर एक शेप का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिब्रोब्लास्ट। दे प्रोड्यूस कोलाजन एंड अदर फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दिस टिश्यू। जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये भी एक टाइप के सेल्स हैं जो कि कोलाजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक टाइप का फाइबर होता है आपका। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं और आपके टिश्यू को सपोर्ट प्रदान करते हैं। फिब्रोब्लास्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वुंड हीलिंग एंड हेल्पिंग टू रिपेयर डैमेज टिश्यू। जो फिब्रोब्लास्ट होता है उसका काम है कि वो कोई भी अगर आपको वुंड हुआ है, वुंड मीन्स जख्म लगा है, तो उसको हील करने का काम, उसको ठीक करने का काम, रिपेयर करने का काम फिब्रोब्लास्ट का ही होता है। दे आर लाइक द बिल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, इंश्योरिंग एवरीथिंग स्टेज स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट। ये इसको आप देखिए कि ये हमारी बॉडी के बिल्डर्स की तरह हैं, बॉडी बिल्डर है हमारे, और ये इंश्योर करके रखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें ठीक रहें और इंटैक्ट रहें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिम्फोब्लास्ट। दीज आर दी प्रिकेसर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स विच आर वाइटल फॉर अवर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स वही आपके लिम्फोसाइट्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम में काम आते हैं, उसी का ही एक पार्ट है आपका लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट आपका एक प्रिकेसर की तरह काम करता है कि लिम्फोसाइट्स के जाने से पहले भाई मैं जाऊंगा तुम्हारे पहले, उस टाइप का ये काम करता है। लिम्फोब्लास्ट डेवलप इन बोन मैरो एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन। लिम्फोब्लास्ट आपका बोन मैरो के अंदर बनता है और ये इसका काम होता है कि डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस कर सकें जो भी आपकी इन्फेक्शन से लड़ता है। दे आर की प्लेयर इन अवर अडेप्टिव इम्यूनिटी, अलाइंग आवर बॉडी टू रिमेंबर पास्ट इन्फेक्शन एंड रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली। क्या है ये आपको आपकी बॉडी में अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर भी पाए जाते हैं और ये आपकी बॉडी को ये हेल्प करता है कि कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है उसको याद रखे और अगली बार आए तो उसको अच्छे से मार के भगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का भी स्ट्रक्चर आ सकता है तो इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, The nucleosome is a fundamental unit of DNA packaging in eukaryotic cells. Let's break down the structure. इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करना जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ कि पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर, फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या है न्यूक्लियोसोम? क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है और उसका आप स्ट्रक्चर आप ब्रेक डाउन करने वाले हैं, बता रहे हैं। एट इट्स कोर अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रैपिंग अराउंड अ कोर हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? जब न्यूक्लियोसोम है उसके कोर के पास डिफरेंट टाइप के सेगमेंट रैप्ड होते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन के साथ। This core is made up of 8 histone protein forming what we call an octamer. जो ये हिस्टोन प्रोटीन है वो 8 होते हैं जिसको हम ऑक्टामर बोलते हैं, वही रैप्ड अराउंड होते हैं। स्पेसिफिकली इट इंक्लूड 2 कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन। यही जो हिस्टोन होता है इन सबकी 2 कॉपी पाई जाती है, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, द डीएनए रैप्ड अराउंड इट्स हिस्टोन ऑक्टामर अबाउट 1.65 times, creating a super coil structure. This wrapping around only help to compact the DNA but also play a crucial role in regulating gene expression. जो आपका डीएनए रैप्ड होता है स्टोन प्रोटीन के पास, जैसे आपके स्टोन प्रोटीन है 8 होते हैं इस तरीके से, और इसके पास जैसे डीएनए अराउंड रैप होता है। ठीक है, तो ये कितने 1.65 टाइम्स कॉइल होता है, सुपर कॉइल स्ट्रक्चर में बन जाता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है कि जो भी आपका डीएनए है वो रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन में भी क्रूशियल रोल प्ले कर सके अपना। ईच न्यूक्लियोसोम इज सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेच्ड बाय लिंकर डीएनए व्हिच कैन वेरी इन लेंथ। जो आपका हर एक न्यूक्लियोसोम है वो शॉर्ट स्ट्रेच्ड होता है लिंकर डीएनए से और सबकी लेंथ वेरी कर सकती है, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। दिस लिंकर डीएनए इज एसोसिएटेड विद अनदर हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड H1. द H1 हिस्टोन help to stabilize the nucleosome structure and further condense the DNA into higher order structure. क्या है? जो आपका लिंकर डीएनए होता है वो दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। ठीक है, जो H1 प्रोटीन है आपका H1 हिस्टोन है वो हेल्प करता है कि पूरा जो आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज रह सके और उसको कंडेंस भी करता है साथ ही साथ हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर के अंदर। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? तो ये न्यूक्लियोसोम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डीएनए के लिए? द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर अलाउज द
frequent packaging of our genetic material, about 2 meters of DNA fits into the nucleus of a single cell। क्या है, जो आपका न्यूक्लियोसोम है वो अलाउ करता है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो अच्छे तरीके से पैक हो सके, और ये 2 मीटर्स तक फिट रहता है न्यूक्लियस के सिंगल सेल के अंदर। प्लस इट्स वाइटल फॉर प्रोसेसेस like transcription, replication, since accessibility of DNA regulated by how tightly it wrapped around the nucleosome। जो DNA है न्यूक्लियोसोम के अराउंड किस तरीके से रैप हुआ है वो ये तय करता है कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म होंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है इसी के कारण, और एप्लीकेशंस भी होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से आपके 5 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर हम एक चैप्टर को देखेंगे तो टाइम तो लगेगा, तो आप सोचे मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर दूँ तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो जाएगा, उसमें समझा ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, तो टाइम लगेगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो देख लेना है। पर एक वीडियो में कम से कम हमें 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही करना है, ताकि ज़्यादा भी वीडियोस ना जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमर। ठीक है, ये आप मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा एग्जाम में, इसको डट के जाना। ठीक है, आपको जो सार्कोमर है उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि है कैसा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहिए सार्कोमर क्या है। द सार्कोमर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर इज द की टू ग्रास्पिंग हाउ अवर मसल वर्क। क्या है, जो सार्कोमर है वो एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंडामेंटल यूनिट को हम सार्कोमर बोलते हैं। और अगर हम सार्कोमर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या समझेंगे तो हमें साफ साफ ये पता चल जाएगा कि हमारी मसल वर्क कैसे करती है। ठीक है, देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरी ये हुई है कि मैंने इसमें ना इसके डायग्राम्स नहीं अटैच कर पाई, पता नहीं फोटो अटैच नहीं हो रही थी, तो आप जब इसको मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, बट ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो उसके जो डायग्राम्स है उसकी भी फोटो स्क्रीनशॉट ले लेके डाल दूंगी, तो जब भी आप इनके आंसर्स को पढ़ें तो वो स्क्रीनशॉट देख के ही पढ़ें। ये सार्कोमर का स्ट्रक्चर है, इसमें अटैच नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फर्स्ट द सार्कोमर इज डिफाइंड बाय 2 की लाइंस। सबसे पहले तो जो सार्कोमर है 2 की लाइंस के अंदर डिफाइंड होता है, द जेड लाइन एंड एम लाइन। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की लाइंस पाई जाती है, जैसे ये सार्कोमर है ऐसे डिफरेंट टाइप की इसमें बैंड्स होंगे, लाइंस होंगी, वही लाइंस हैं। ठीक है, कुछ अजूबा नहीं है। ठीक है, जेड लाइन और एम लाइन होती है। द जेड लाइन एनकोड्स द थिन फिलामेंट विच आर प्राइमरली मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। जो आपकी जेड लाइन होती है वो थिन फिलामेंट को एनकोड करती है, जो कि आपके प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दीज थिन फिलामेंट एक्सटेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर। जो ये थिन फिलामेंट होते हैं ये एक्सटेंड रहते हैं आपके, मतलब एक्सटेंड होते हैं सेंटर ऑफ द सार्कोमर के, मतलब सार्कोमर का जो सेंटर होगा उसके तरफ को ज़्यादा भागेंगे ये। ठीक है, नाउ इन बिटवीन दीज थिन फिलामेंट्स वी हैव थिक फिलामेंट। जब ये थिन फिलामेंट, जैसे यहाँ थिन फिलामेंट हो गया जेड लाइन, यहाँ थिन फिलामेंट हो गया, तो इनके बीच में एक जो थिक फिलामेंट पाया जाता है वो ये थिक फिलामेंट है, प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। इसी थिक फिलामेंट को मायोसिन से मिलकर बना होता है। द थिक फिलामेंट आर क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो आपको ये थिक फिलामेंट है इन दोनों के बीच में, यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द मायोसिन हेड लैच ऑन टू द एक्टिन फिलामेंट पुलिंग देम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या है, जब आपका जो ये मसल कॉन्टैक्ट करती है तो मायोसिन लैच करता है आपका एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, और जो इसको पुल करता है अपने साइड के जो सार्कोमर है वो सेंटर की तरफ पुल हो सके, और इसी प्रोसेस को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, द रीजन बिटवीन 2 जेड लाइंस इज 1 सार्कोमर। जब अगर 2 जेड लाइन के बीच का अगर रीजन हम देखें तो उसी को एक 1 सार्कोमर हम बोलते हैं। एंड दे लाइन अप एंड टू एंड टू फॉर्म मायोफाइब्रिल्स विच मेक अप मसल फाइबर। और यही जो आपकी 2 जेड लाइन के बीच में 1 सार्कोमर है, यही एक लाइन है जो एंड टू एंड कनेक्ट करके रखती है मायोफाइब्रिल्स को, और उसी को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। द एरिया वेयर थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप इज कॉल्ड ए बैंड। ठीक है, जैसे एक आपसे पूछ सकते हैं कि ए बैंड क्या है डेफिनेशन में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्या है, द एरिया वेयर थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप इज कॉल्ड एज ए बैंड। जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट पाए जा रहे हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ए बैंड। ठीक है, while the lighter area on the either side of the A band is known as I band। अगर A band का जो एरिया है, जैसे ये A band है, इसके either side अगर कोई बैंड पाया जाता है, इस साइड भी या फिर इस साइड भी, तो उस बैंड को हम बोलते हैं, वो लाइटर कलर का बैंड होता है, उसको हम I band बोलते हैं। ठीक है, the H zone is found in the middle of the A band and contains only thick filament when the muscle is relaxed। जो H zone होती है वो आपकी बिल्कुल A band के मिडल में पाई जाती है, और जो कि थिक फिलामेंट को कंटेन करके रखती है और मसल को रिलैक्स करती है। मसल जब रिलैक्स होती है तब पाई जाती है। एडिशनली देयर इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड टाइटन दैट हेल्प स्टेबलाइज दीज फिलामेंट्स एंड मेंटेन देयर अलाइनमेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या है, एडिशनली इसके अंदर एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको टाइटन बोलते हैं, और ये स्टेबलाइज करके रखता है ये डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स को, और मेंटेन करता है कि ये एक टाइप से अलाइन रहें, दूसरी डायरेक्शन में ना भग जाएं, जो इसका शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो अलाइन रहे, एक ही अरेंज रहे एक ही साइड। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। ठीक है, तो ये सार्कोमर आप याद कर लेना, ये जरूर आएगा 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आ सकता है। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन का क्या रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये आपको लिखना है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ फैसिनेटिंग प्रोसेस
एंड एट द हार्ट ऑफ इट आर टू प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। जो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है, और इसके हार्ट के पास दो प्रोटीन पाए जाते हैं, समझ लो आप, हार्ट अपने दिल वाला नहीं, हाँ, दो प्रोटीन पाए जाते हैं, मायोसिन और एक्टिन, जिससे आपका ये पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट विद इन मसल सेल्स। जो आपका एक्टिन है वो थिन फिलामेंट है जो कि आपका स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए हेल्प करता है मसल सेल्स को। मायोसिन ऑन द अदर हैंड इज अ थिक फिलामेंट विद अ यूनिक हेड स्ट्रक्चर दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कॉन्ट्रैक्शन। जबकि जो मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट होता है और उसका जो हेड का स्ट्रक्चर होता है वो भी यूनिक होता है, और वो अपना रोल प्ले करता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो सके, सिकुड़ सके हमारी मसल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। When a muscle receives a signal from the nervous system, calcium ion are released inside the muscle cells। जब भी हमारी मसल को सिग्नल रिसीव करती है हमारे नर्वस सिस्टम से, तो हमारे जो कैल्शियम आयन होते हैं वो रिलीज होती है मसल सेल्स के थ्रू। दीज ट्रिगर्स द बिल्डिंग्स ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन फिलामेंट फॉर्मिंग व्हाट वी कॉल क्रॉस ब्रिज। क्या है, जब भी हमारा नर्वस सिस्टम हमें सिग्नल देगा कि हमें अपनी मसल को कॉन्टैक्ट करना है, तो मसल सेल्स क्या करेंगे, वो कैल्शियम आयन्स को रिलीज करेंगे। कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे तो वो हमारी मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट है उसको ट्रिगर करेगा कि वो आपस में बाइंड करें, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बाइंड हो जाती हैं वो, एक क्रॉस ब्रिज की तरह बना लेते हैं, जिसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। वंस द मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन, दे रोटेट एंड पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर। जब एक मायोसिन का हेड अटैच कर जाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, तो वो रोटेट हो जाते हैं और पुल करते हैं एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ, सार्कोमर के सेंटर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल सांप की तरह लगता है वो, ऐसे 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 ऐसे। इसमें नहीं हो पाया, वरना मैं सारे डायग्राम आपको दिखाती, इस तरीके से ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सार्कोमर क्या है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दिस एक्शन शॉर्टन्स द मसल फाइबर लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो एक्शन हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, पुल बैक कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी जो मसल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसी से हमारी मसल कॉन्टैक्ट हो जाती है। इट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पावर स्ट्रोक, इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। बट इट डजंट स्टॉप हेयर, बट यहाँ पे पूरी कहानी स्टॉप नहीं हो जा रही कॉन्ट्रैक्शन की। आफ्टर दिस स्ट्रोक एटीपी और एनर्जी करेंसी बाइंड टू द मायोसिन कॉजिंग इट्स रिलीज एक्टिन एंड रीसेट फॉर द अनदर साइकिल। दिस प्रोसेस रिपीट रैपिडली अलाउइंग फॉर द सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, स्ट्रोक हो गया, पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद। तो स्ट्रोक होने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट हो रहा है, जो कि एनर्जी करेंसी है हमारे अंदर, वो बाइंड करती है मायोसिन के साथ और रिलीज करती है एक्टिन फिलामेंट को और रीसेट करती है दोबारा दूसरी साइकिल को, ताकि रिपीटेडली हमारी बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस होता क्या है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है, ज्यादा है तो इतना बड़ा लिखना है, वरना एक नंबर में आप छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। रिगर मोर्टिस इज अ फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स आफ्टर द डेथ। ये एक फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपका, जो कि डेथ के बाद होता है, जब इंसान मर जाता है उसके बाद ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। इट्स एसेंशियली द सिग्निफाइंग ऑफ द मसल्स एंड इट बिगिन विद इन अ फ्यू आवर ऑफ डेथ। क्या है, जब हमारी डेथ, मतलब किसी की भी डेथ हो जाती है ह्यूमन बीइंग की, तो डेथ के कुछ घंटों के बाद ये रिगर मोर्टिस होता है। When a person dies, the heart stop beating and blood circulation crisis। जब भी एक इंसान मर गया तो उसका क्या है, हार्ट बंद हो जाएगा काम करना, उसका सर्कुलेट नहीं होगा ब्लड। दिस मीन्स दैट द ऑक्सीजन इज नो लॉन्गर डिलीवर्ड टू द मसल्स। विदाउट द ऑक्सीजन द सेल्स बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड वन ऑफ द की प्लेयर्स हियर द एडेनोट्राइफॉस्फेट और एटीपी। क्या है, जब हमारा दिल ने काम करना बंद कर दिया, हमारी बॉडी में कोई ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा रही होगी ऑब्वियसली। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो हमारा एटीपी प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर, विदाउट ऑक्सीजन द सेल्स बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड वन ऑफ द की प्लेयर इज हेयर। क्या है, जब बिना ऑक्सीजन के हमारी जो सेल्स हैं वो भी ब्रेक डाउन होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, और इसमें एक काम करता है एटीपी। एटीपी इज अ क्रूशियल मसल रिलैक्सेशन। वंस द बॉडी रेन आउट ऑफ द एटीपी द मसल कैन नो लॉन्गर रिलैक्स इवन लीडिंग टू द स्टिफनेस। क्या है, जब एक बार हमारी बॉडी से एटीपी बाहर चला गया, मतलब खत्म हो गया, अब एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, तो हमारी बॉडी, हमारी मसल रिलैक्स नहीं कर पाएगी, रिलैक्स मोड में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल अकड़ जाएगी। तो जो मरने के बाद एक मुर्दे के अंदर जो अकड़न आ जाती है उसी को हम रिगर मोर्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये इतना एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि इतना बड़ा इसलिए लिख दिया मैंने, वैसे आएगा मैक्सिमम एक नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, 5 नंबर का आ गया तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें, कि भाई ऑक्सीजन नहीं आ रही है, हार्ट ने बंद कर दिया काम करना, तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, रिलैक्स नहीं कर पाएगी बॉडी, इसलिए स्टिफनेस हो जाएगा। रिगर मोर्टिस टिपिकली स्टार्ट्स इन अ स्मॉलर मसल्स फर्स्ट लाइक दोज इन द फेस एंड जॉ बिफोर प्रोसेसिंग टू द लार्ज मसल ग्रुप्स। क्या है, जब भी रिगर मोर्टिस स्टार्ट होगा वो एक स्मॉल मसल से स्टार्ट होगा, पहले जॉ पे और फेस पे। तो सबसे पहले फेस का एरिया ही अकड़ जाता है, बाद में लार्ज मसल्स तक जाता है ये। This process usually begin around 2 to 6 hours after death, peaks about 12 hours and can last anywhere from 24 to 48 hours depending on the various factors like temperature and the individual physical condition। क्या है, ये डेथ होने के 2 घंटे से 6 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है, 12 घंटे के बाद भी होता है कुछ में, कुछ के 24 से 48 घंटे में भी। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर में है, जैसे कि कहीं हॉस्पिटल में भाई फ्रिज में रखते हैं बॉडी को, तो उस तरीके से डिपेंड करता है कि भाई किस टेम्परेचर में है वो डेड बॉडी, या फिर उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल स्केलेटन, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कि कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बताना है, ठीक है। द कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटन इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अवर सेल्स, प्राइमरली लोकेटेड बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेल्स के और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं। इट्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट अलॉन्ग विद वेरियस प्रोटीन्स दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड स्टेबलाइज देयर स्ट्रक्चर। बट व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट? क्या है, जो ये बनी होती है, मेनली बनी होती है एक्टिन फिलामेंट से और कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये हेल्प करती है कि जो हमारा एक्टिन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज रहे और स्टेबलाइज रहे स्ट्रक्चर, ठीक है। पर ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है वो देख लेते हैं। द कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेल शेप। ये सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करती है सबसे पहले तो। इट एक्ट्स लाइक स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट सेल्स रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग देयर इंटीग्रिटी। इसका काम है मेनली तो सेल की शेप को मेंटेन करने का। ये स्कैफोल्डिंग की तरह होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब हो गया कि एक जिससे हम घर बनाते हैं तो पहले वो लकड़ी वकड़ी अरेंज करके वो बांध देते हैं पहले, ठीक है, फिर जाके तोड़ा जाता है उसको ताकि डायरेक्ट ना गिर जाए, तो वैसे एक सपोर्ट देती है, ठीक है। This is especially important for our cells that experience mechanical stress like muscle cells and those in our skin. क्या है ये स्पेसिफिकली हमारी इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट टाइप की सेल्स के लिए जो कि स्ट्रेस को फील करते हैं, स्ट्रेस झेलते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है या फिर मसल सेल्स हैं, ठीक है। सेकेंड इज असेंशियल फॉर सेल मोर्टेलिटी। सेल मोर्टेलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। द कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल फैसिलिटेट मूवमेंट बाय अनेबलिंग सेल्स टू एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट देयर मेम्ब्रेन। क्या है ये, क्या करती है कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल मसल फैसिलिटेट करती है मूवमेंट को कि एक्सटेंड हो सके और रिट्रैक्ट हो सके मेम्ब्रेन इनकी। दिस इज अ क्रूशियल ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक वुंड हीलिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स वेयर द सेल्स नीड टू मूव टुवर्ड्स साइट्स ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। ये ना उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर हमारी इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा हो या फिर हमारी किसी एक इंजरी पार्ट में हीलिंग की जरूरत हो, तो उस जगह पे इसको मूव करने के लिए ज़्यादा आसानी में हेल्प करता है। Additionally, the corticocytoskeletal is involved in intracellular transport. इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व रहती है ये। इट हेल्प्स इन पोजिशनिंग आवर ऑर्गेनल्स एंड वेसल्स विद इन द सेल्स, एंश्योरिंग दैट एसेंशियल मटीरियल्स आर डिलीवर्ड टू द राइट प्लेस टू द राइट टाइम्स। ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। ये हेल्प करती है कि हमारे जो भी ऑर्गेनल्स या वेसिकल्स हैं वो सही जगह पे हैं या नहीं है, मतलब ये यहाँ होना चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ तो नहीं पहुँच गया, उसको वहीं होना चाहिए, तो उसकी पोजिशनिंग भी मेंटेन करके रखती है और कौन सी जगह पे क्या चीज़ पहुँचनी है उसको पहुँचाने का काम भी यही करती है सही टाइम पर, ठीक है। अनदर की फंक्शन इज इट्स रोल इन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में भी काम करती है ये। द कॉर्टिकोसाइटोस्केलेटल इंटरैक्ट विद वेरियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, हेल्प रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल सरफेस टू द इंटीरियर। ये क्या करती है, सेल सरफेस से इन्फॉर्मेशन को उठा के इंटीरियर तक आगे पहुंचाती है। दिस कम्युनिकेशन इज वाइटल प्रोसेस लाइक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। ये एक वाइटल प्रोसेस की तरह भी काम करता है, क्योंकि अगर ये सिग्नल नहीं देगा तो ग्रोथ कैसे होगी, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो नहीं पता चल पाएगा, तो इसमें ये हेल्प करता है। Lastly, the corticocytoskeletal is important during the cell division. It helps in forming the contractile ring during cytokinesis, ensuring that daughter cells separate properly. लास्ट में ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है। ये क्या काम करती है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना सके साइटोकाइनेस के टाइम पे, जो लास्ट स्टेज होती है सेल डिवीजन की उसमें बना सके और प्रॉपर तरीके से। जो ये आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो दो चैप्टर हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो आ जाए। डेली नहीं, मतलब डेली 2 वीडियो आनी चाहिए, बट कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।